है, इसको लेकर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है विजय सर आपका न्यूज़ 24 पर। और लोकसभा चुनाव करीब हैं, चुनावी साल का ये बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल पेश करने वाले हैं। क्या कुछ लेखा जोखा वो पेश कर सकते हैं? और सरकार लगातार मोदी की गारंटी का जिक्र करती है, ऐसे में क्या कुछ खास बातें हो सकती हैं सर इस बजट में? देखिए, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है चुनावी साल की, आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे सुधार हो, हर सरकार की, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, सबका फोकस वही होना चाहिए। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ सरकार की, देखिए छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा बाकी स्टेट्स को कॉपी नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। छत्तीसगढ़ के जो रिसोर्सेज हैं वो बाकियों से अलग हैं। छत्तीसगढ़ के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है छत्तीसगढ़ की, जब भी मैंने विजिट करी है, वहां पे वैल्यू एडिशन पे फोकस नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेके। और एम्प्लॉयमेंट के लिए छत्तीसगढ़ को यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ इज ए बैकवर्ड स्टेट, क्योंकि वहां पे मिनरल्स हैं। मिनरल्स के कारण सरकार को काफी रिसोर्स मिल जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप हिंदुस्तान में या दुनिया में बता सके जी। तो मेरे हिसाब से इस समय जो नई सरकार आई है, अभी 5 साल है इनके पास देश राज्य की सेवा करने के लिए, सबसे पहले तो इनको फोकस करना चाहिए। इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है फॉरेस्ट जी। फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को ढंग से समझ के सेंसिबल पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह हमने फॉरेस्ट कानून बनाए हैं जी, इससे फॉरेस्ट इकोनॉमी को सप्रेस कर दिया है। फॉरेस्ट का ट्रू पोटेंशियल यूज नहीं हुआ है। इससे ना तो वनों को फायदा हो रहा है जी, ना वहां की आबादी को फायदा हो रहा है। तो पहला काम होना चाहिए कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट को एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बिल्ड किया जाए। दूसरा जो छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल डेवलपमेंट की जी। क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर है, वहां पे माइंस एंड मिनरल्स हैं, वहां पे और छोटे मोटे उद्योग हैं जी, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट नहीं करती है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए। जो वहां की यूनिवर्सिटीज में टीचिंग होती है उसकी गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ट्रेनिंग दे दिया, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रन कर दिया, इतने लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए, ये खानापुरी से काम नहीं चलेगा। जो ज्यादातर राज्य सरकारें खानापुरी में विश्वास करती हैं, ये अपने आप से और समाज से धोखाधड़ी है। ये नहीं होना चाहिए जी। इससे मेरा कहना का ये है कि आपके पास जो वहां मिनरल्स हैं, आपके पास जो एग्रीकल्चर है, आपके पास वहां पे जो फॉरेस्ट्री है जी, इससे कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और वो प्रोडक्ट बनाएं जो बाकी स्टेट्स के पास नहीं है। क्योंकि आपको कंपटीशन का जमाना समझना पड़ेगा। आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के कहें कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। अभी मैं बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोगों से पूछ रहा था, लोन दे दो। भाई, लोन देने से व्यापार नहीं चलता है। क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए, इनोवेशन पे ध्यान दीजिए, तो व्यापार चलता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वन उपज को लेकर भी सरकार काफी ज्यादा संवेदनशील है और वन उपज का बहुत ज्यादा वहाँ की जो स्टेट की जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। अब जो मैं लगातार कह रहा था आपसे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और बीजेपी जो कि पार्टी इन पावर है वो अंत्योदय की बात करती है, वेलफेयर स्कीम्स पर भी अब ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। लिहाजा कल जो बजट पेश होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इसमें वेलफेयर वाला जो कंटेंट है वो ज्यादा हो सकता है? देखिए, जहां तक बात है वेलफेयर की, वो तो हर स्टेट का काम है। और जहां तक इतनी स्कीमें हैं, आप अगर आज उसको डिजिटाइजेशन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है वो सारा काम होता है। बात बहुत सीधी सी है जी। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि भाई 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मछली बांटते रहो या मछली पकड़ना सिखा दो जी।
तो ज्यादातर सरकारें वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो काम करती हैं उससे समाज में क्षमता विकसित नहीं होती है। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा जी। स्टेट की जीडीपी, स्टेट का एम्प्लॉयमेंट, स्टेट का रेवेन्यू जनरेशन, स्टेट में खुशहाली तब आएगी जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेंगे। वेलफेयर स्कीम से कभी खुशहाली नहीं आती। हाँ, आदमी सुसाइड नहीं करेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, वहां तक बात ठीक है, लेकिन उसको तरक्की नहीं बोलते। तरक्की जब बोली जाती है जब आदमी अपने दम पे कमाता है और उसकी आमदनी उसकी क्षमता के हिसाब से बढ़ती जाती है, उसको तरक्की बोला जाता है। वेलफेयर स्कीम को डेवलपमेंट नहीं बोला जाता, वो सबसिस्टेंस होता है, वो मजबूरी में दिया जाता है। और अगर आपके यहाँ पे जितनी ज्यादा वेलफेयर स्कीम है, इसका मतलब ये है कि वहां की राज्य सरकारों ने अपने समाज को सक्षम नहीं बनाया है। इसीलिए आपको हर कदम पे उनको खाना देना पड़ रहा है, उनको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ रही हैं। ये दुर्भाग्य की बात होती है, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास। लोगों को सक्षम बनाइए। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके साथ। और इसी बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। कल छत्तीसगढ़ का बजट अनाउंस होने वाला है और क्योंकि लगातार सरकार जो है वो मोदी की गारंटी का जिक्र कर रही है, चुनावी साल भी है, आपके लिहाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या समावेश हो सकता है कल के बजट में? देखिए, एक तो मेरी अपेक्षा ये है जी कि जब हम पूरे देश में, जैसे अभी देखें 1 तारीख को जो केंद्रीय बजट आया है ना, तो इसमें हमने एक विकसित भारत की कल्पना की है जी। और इस विकसित भारत की कल्पना में अब छत्तीसगढ़ का भी योगदान होगा। बिल्कुल। तो हम इस विकसित भारत की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान कर सकते हैं, तो ये अभी जो एक पहला, जिसे कहा गया कि केंद्र सरकार ने भी कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है, तो छत्तीसगढ़ का भी अमृतकाल का पहला बजट होगा जी। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से एक विकसित भारत की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ का स्थान कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से अपना योगदान देगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस बजट में कि हमारी यदि 3 करोड़ यदि जनसंख्या छत्तीसगढ़ की है, लगभग 3 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, और इसका जो है काफी जो 76% जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो काफी फोकस इसका ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि वहीं पर जो है, जो अभी जो वर्तमान सरकार है, जो जिनकी बात करती है, चाहे युवा हैं या किसान हैं या महिलाएं हैं या गरीब हैं, तो चूंकि ये इसकी ज्यादा संख्या हमारी जो 76% जो पॉपुलेशन जो ग्रामीण अंचल में है, तो वहीं पे रहती है, तो ये निश्चित रूप से ये बजट का जो ज्यादा ध्यान जो रहेगा वो ग्रामीण विकास और इस वर्ग की तरफ रहेगा। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास। विजय जी, सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं ये बात, हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल है, कि पिछली सरकार ने राजकोष खाली कर दिया है, लिहाजा जब राजकोष खाली होगा तो वेलफेयर स्कीम्स में कटौती की जा सकती है इस बजट में। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो इर्रेस्पॉन्सिबल राजनीति है। जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, लुटाओ, किसी तरह से कुर्सी बचाओ। कुल मिला के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स यहां पे आके सिमट गई। किसी ना किसी नाम पे, फ्रीबीज के नाम पे आप वेलफेयर को जस्टिफाई करते रहते हैं और टैक्स पेयर का पैसा जो सही काम में जाना चाहिए वो वेस्ट होता रहता है। और यही कारण है कि हम पिछले 30 साल में करीब, अगर हम 1980 की बात करें तो चाइना और हम बराबर थे जी। आज चाइना हमसे 4 गुना आगे, हम पीछे रह गए। कौन जिम्मेवार है? हमारे नीति निर्माता, जिन्होंने इस देश के संसाधनों को वेस्ट किया और कीमत जनता उठा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा हुआ है तो कोई नई बात नहीं है, हर राज्य में ऐसा हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर अब बीजेपी की सरकार को मौका मिला है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, आने वाली शायद केंद्र में सरकार वापस बीजेपी की हो, जिसको मोदी की गारंटी की आप बात कर रहे हैं जी। मेरी तो चुनौती बीजेपी सरकार से है छत्तीसगढ़ में। क्या आप अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान का रोल मॉडल बना सकते हैं? क्योंकि आपके पास जितनी आबादी है उस हिसाब से संसाधन ज्यादा है, कम नहीं। आपके पास माइंस हैं, आपके पास फॉरेस्ट है, आपके पास वाटर रिसोर्सेज हैं, आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके पास जलवायु है, आपके पास टूरिज्म ऑप्शन है, आपके पास सब कुछ है।
अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब कुल मिला के 5 साल जनता ने आपको दे दिए, अब आप करके दिखा दीजिए कि एक अच्छे राज्य को कैसे बनाया जाता है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाता है, ठीक है सर। कैसे किसानों को खुशहाल बनाया जाता है और कैसे छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट दुनिया में अपनी क्वालिटी के कारण जाने जाते हैं। ठीक है सर। ये अगर राज्य सरकार कर देगी तो मुझे लगता है इससे उनको टैक्स भी मिलेगा और जितनी समस्याएं हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर अरविंद जी, छत्तीसगढ़ की समस्याएं भी, चुनौतियां भी कुछ अलग हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। यहाँ पर नक्सलियों की भी समस्या है। ऐसे लिहाज से अगर देखा जाए, जो बात विजय जी कह रहे हैं, और वो राजनीति को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ के नीति निर्माताओं को लेकर भी, और हालांकि उनकी बात में कुछ हद तक दम भी है, कई राज्यों में ऐसा होता भी है। मौजूदा लिहाज से देखा जाए सर, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी 4 जातियों का जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या खास हो सकता है इस बजट में, इसको लेकर सब लोग अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका क्या टेक है सर इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी जो हमारा जो बजट होना चाहिए जो राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार के बजट से सिंक्रोनाइज हो बजट। इसलिए सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि जो वहां की जो केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू कर रहा है, उनका हम किस तरीके से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जब ये बजट केंद्र के बजट से सिंक्रोनाइज होगा तो हम उन योजनाओं का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे आवास निर्माण के लिए योजना है या आपकी जो है सूर्योदय की जो नई योजना लॉन्च की गई है, इस प्रकार से हम ले सकते इनका लाभ उठा सकते हैं इस चीज की। तो दूसरा बात यह है कि आप हमारे यहाँ जो बात हो रही थी कि किस प्रकार से विकास होगा, है ना, हमारे यहाँ संसाधन बहुत हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग जो कहा जाता है, कि हमारे पास तो संसाधन बहुत हैं और जनसंख्या भी हमारी उतनी नहीं है। तो ये है कि हम किस प्रकार से ये जब तक पॉसिबल नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है, काफी इन्वेस्टमेंट वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। यदि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा आपका। तो देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आते हैं, कितने आप उद्योगों की स्थापना करते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी देश की है वो जो है इंडस्ट्री की स्थापना अभी सरकार ज्यादा चाहती है, और उसके लिए वो चाह रही है जितनी हर्डल्स हैं, जितनी रुकावट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो और जो दूसरी रुकावट है, उनको वो दूर करना चाहती है। तो छत्तीसगढ़ को भी यदि विकास करना है तो हमारे यहाँ जैसे कि बात हो रही है कि हमारे इतने संसाधन हैं, हम एक ऐसा जो है इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो एक एनवायरनमेंट हो कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आए, और यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन कितना ज्यादा जो हमारे पास रिसोर्सेस है उससे होगा, तो हम लोग एक जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो सकते हैं राज्य। विजय जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने दिवालियेपन पर लगभग ढकेल दिया छत्तीसगढ़ को, और ऐसे में उन्होंने एक बात और कही कि अगले 5 सालों में हम स्टेट की जीडीपी को दोगुना करने का विजन लेकर चल रहे हैं। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझा जाए तो कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ समावेश हो सकता है सर? देखिए, मेरा निवेदन है वहां के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी से, आप ये जीडीपी के आंकड़े से खेलना बंद कर दीजिए। सिंगल पॉइंट फोकस करिए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे। अगर आपकी पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अनुकूल हैं, जीडीपी अपने आप बढ़ेगा। जीडीपी जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट का बाई प्रोडक्ट होता है। आप अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसका मतलब वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उनमें ये देखिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार, और मैं सरकारी रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, आप वहां पे जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको आप कैसे एनकरेज करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्पेक्टर राज पे कंट्रोल करना होगा। छत्तीसगढ़ में आज भी ग्राउंड लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है, आप इस बात को मान लीजिए। चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं, बाकी दुनिया भर की जो इंस्पेक्टर मशीनरी है, क्या छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर राज से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मुक्ति दिला पाएगी? मेरा पहला सवाल ये है। अगर आप ये कर पाते हैं और क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करते हैं, अच्छी स्किल, मॉडर्न स्किल, वो थके हुए स्किल नहीं कि जो 1940 में चलते थे वही आज आप स्किल डेवलप कर रहे हो, वो नहीं। आज की दुनिया के लिए जो स्किल चाहिए वो
जी। आप अगर ये 3 काम करते हैं तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, आपका जीडीपी अपने आप बढ़ेगा क्योंकि लोग वहां आएंगे, उद्योग लगाएंगे, वहां के युवाओं को काम मिलेगा तो वो आपको पर्सनल टैक्स भी देंगे, जीएसटी भी देंगे जी। कुल मिला के फोकस ये होना चाहिए कि अगर आपकी नीति से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होता है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम जीडीपी को डबल कर देंगे। जीडीपी 4 गुना भी हो जाएगी, डबल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप अगर बेसिक काम करते हैं, सुविधाएं देते हैं, करप्शन कम करते हैं, आपके सारे पैरामीटर पूरे हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब करने के लिए पॉलिटिकल करप्शन को कम करना होगा, भाई भतीजावाद को कम करना होगा, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। ठीक है सर। रविंद्र जी, महातारी वंदन योजना का जिक्र हुआ है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र हो रहा है। आपने कहा कि जो केंद्र का बजट आया है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। क्या उन दो बड़ी, ये जो योजना केंद्र सरकार की चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसको लेकर एक बड़ी घोषणाएं इसको लेकर की जा सकती हैं और ज्यादा नियमों का सरलीकरण हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का भी टारगेट है कि हर जो बेघर है उसको घर मिले। हाँ जी हाँ, जो इस प्रकार की अब जो योजनाएं आ रही हैं, जिसको हम देखिए, बजट का एक टारगेट ये भी होता है जी कि जो आपकी राज्य की जो आय है उसका आप जो वंचित तबके में है उसमें वितरण कैसे करेंगे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो ग्रोथ का जो आजकल जो रास्ता है, इसमें आप देखिए ये इनबिल्ट सा है कुछ कि इसमें असमानताएं बढ़ती हैं। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी कंट्री, कहीं का भी एग्जांपल लेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि असमानता बढ़ती है। तो इसमें राज्य का ये एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है, उनका कर्तव्य भी हो जाता है कि जो इनकम जनरेट हो रही है उसके लिए ये एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है। बजट ही आपके पास एक ऐसी चीज है कि उसका आप एक रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकम को, और इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम जो है, मैं कहूंगा कि जरूर जो वेलफेयर स्कीम में जो लीकेजेस था वो कम हुआ है। हमारे यहाँ जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुई है उसमें जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट में, उससे लीकेज कम हुआ है। और ऐसी स्कीम जो लोगों को सशक्त करती है, लोगों को मजबूत बनाती है, लोगों को उत्पादक बनाती है, उत्पादक कार्यों से जोड़ती है, वो उस प्रकार की वेलफेयर स्कीम होना चाहिए जिससे कि हमारी इनकम भी जनरेट हो और प्रोडक्शन भी बढ़े। बिल्कुल। रविंद्र जी और विजय सदाना जी, आप दोनों लोग न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब सभी की नजरें छत्तीसगढ़ के कल के बजट पर टिकी हुई हैं कि ओपी चौधरी अपनी इस बजट के पिटारे में क्या कुछ छत्तीसगढ़ की जनता की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए लेकर आए हैं। इस पर पल पल पर